अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स C++, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैंने जैसा कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में थोड़ा सा बताया था कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा और स्मॉल सा टॉपिक है ये, कि हम जब भी कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करते हैं, पहली बात ये है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते क्या हैं। जैसे मैंने उधर भी डिफाइन किया था, यहाँ भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ऐसी फाइल्स जिनको हम एज ए हेडर फाइल के तौर पे यूज़ करने वाले हैं, या वो फंक्शंस जो हमारे कंपाइलर ने पहले से कंपाइल करके हमारे लिए सेव कर दिए हैं, उन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे कि ये हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में कंसीडर करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पूरी क्लास जब आप सुन लेंगे तो आई होप सो कि आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखने का और यूज़ करने के दो ही तरीके हैं और दो ही टाइप के ये होते हैं। एक को हम कहते हैं इंक्लूड और एक को हम कहते हैं डिफाइन। इंक्लूड वालों को हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे, और डिफाइन वाले की हम लास्ट पे बात करेंगे, एंड पे मैं डिस्कस करूँगा इसको। इंक्लूड की पहले बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है या मुझे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड यूज़ करना है, तो इसके दो मेथड हैं। ये दो तरह का होता है। मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड और मेरी एंगल ब्रैकेट्स, या मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स की जगह पे डाल दूंगा डबल कोट्स। व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि अगर मैं डबल कोट्स भी चलें इधर ही डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया ठीक से होता रहे कि ये भी एक मेथड है लिखने का और ये भी एक मेथड है लिखने का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं। जो हम इंक्लूड कर सकते हैं वो या तो फाइल्स होंगी, हेडर फाइल्स, जो कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम में कर चुके हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं वो मैं लाइब्रेरीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि वो फाइल्स जो लाइब्रेरीज़ में पहले से सेव हैं और जिनके अंदर फंक्शंस हैं जो मुझे बनाने नहीं पड़ेंगे, मुझे जस्ट कॉल करना है और मैं उनकी हेल्प से काम कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहां पे एक हेडर फाइल को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा कि math.h एक हेडर फाइल है, तो उसको इंक्लूड करने का मेथड क्या है कि मैं क्या करूंगा, लिखूंगा हैश इंक्लूड ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा math.h। तो ये मैंने हेडर फाइल एक को कॉल कर लिया। बट इन सम सिचुएशंस ऐसा भी हो सकता है कि मैं लिखूं हैश इंक्लूड सिर्फ iostream और .h ना लिखूं, जो कि मैंने प्रोग्राम में भी किया था। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एक नेम स्पेस है, ये कोई हेडर फाइल नहीं है, ये एक नेम स्पेस है और नेम स्पेस को कॉल करते हुए हमें .h लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इन दोनों की फिर से। मैंने बोला ये कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो दो तरह के होते हैं। उनमें फर्दर मैं आपको डिटेल ये बता रहा हूँ कि हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड iostream। .h इसके साथ क्यों लिखा? क्योंकि ये एक हेडर फाइल है। इसके साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एक नेम स्पेस है, इसलिए मुझे यहाँ पे .h लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डबल कोट्स कब आती हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। मैंने पहले भी बोला था कि इन्वर्टेड कॉमास हम वर्ड यूज़ नहीं करते प्रोग्रामिंग में। इंजीनियर जो हैं कंप्यूटर के या कंप्यूटर की फील्ड के जो लोग हैं वो इसको इन्वर्टेड कॉमास को क्या कहते हैं? डबल कोट्स। तो आपने खुद को आदत डाल लेनी है डबल कोट बोलने की, यही प्रोफेशनल वे होता है। ओके, ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये यूज़ होगा कि आने वाले टाइम में भी हम अपनी लाइब्रेरीज क्रिएट करें। जी हाँ, हम इतने इंजीनियर हो जाएंगे, इतने जीनियस हो जाएंगे, पॉसिबल तो है ना। तो इंजीनियर्स ने एक ऑप्शन रखी है आपके IDE के अंदर कि आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि C++ डेव का है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा सारी हेडर फाइल्स लाइब्रेरीज के अंदर पहले से सेव हैं। आप उन्हें कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सारे नेम स्पेसिस हैं जब आप उन्हें ज़रूरत के मुताबिक कॉल करेंगे और यूज़ करेंगे। बट एक टाइम आता है, एक सिचुएशन आती है कि हम खुद से हेडर फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अपने टाइप के कुछ फंक्शन बनाए हमने और उस सारे फंक्शंस को एक फाइल में रखा और हम वो फाइल हेडर फाइल के तौर पे उन्हीं लाइब्रेरीज में सेव करना चाहते हैं .cpp, .c++। अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने वो हेडर फाइल उसी लोकेशन पे सेव की है जिस लोकेशन पे ये सारी की सारी फाइल्स सेव हैं, जो कि इंक्लूड नाम के फोल्डर में डेव C++ के एक लाइब्रेरीज के अंदर सेव होगा। पॉइंट सिर्फ इतना, अगर उसी लोकेशन पे मैंने अपनी हेडर फाइल बनाकर सेव की है तो मैं उसे ऐसे कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसका नाम रख देता हूँ, अपना ही नेम लिख देता हूँ बख्त .h। तो ये क्या हुआ कि अगर ये फाइल मैंने खुद से बना के सेव की है तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे ये रिएक्ट करके काम करेगी। लेकिन अगर सेव नहीं है तो क्या होगा? एरर आ जाएगा, सिंपल। ओके, अब बात करते हैं डिफाइन फंक्शन की। डिफाइन फंक्शन की बात जब करते हैं तो इसका भी सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा लॉजिकल है कि हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हैश। अच्छा, हैश क्यों बोल रहा हूँ बार बार? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C में भी, अब भी बता रहा हूँ। हैश से पता चलेगा कि आप क्या करने लगे हो। आप हेडर फाइल को या नेम स्पेस को इंक्लूड करने लगे हो या डिफाइन करने लगे हो या यूज़ करने लगे हो। यानी कि कोई भी प्री प्रोसेसर फंक्शन, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट गलत वर्ड है, कोई भी प्री प्रोसेसर एक्ट आप करने लगे हो तो इसका ये मतलब है कि आप हैश लिखने लगे हो। ठीक है, ओके। तो हैश के बाद अगर मैं लिख दूँ डिफाइन,
तो इसका मतलब ये है कि मैंने अब हैश डिफाइन वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो क्या होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर मैक्रो उन चीज़ों को कहते हैं जो हम खुद से क्रिएट करके रख लेते हैं। मैक्रोज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, ज़रा सिंटैक्स भी देख लीजिए। मैं लिख देता हूँ हैश डिफाइन बख्त और आगे लिख देता हूँ 10। अब इसका मतलब ये है कि पूरे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में जब भी मैं बख्त लिखूँगा तो वो किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। यानी कि ये मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू बना के सेव कर ली कि अब सी लैंग्वेज में कहीं भी मुझे 10 वैल्यू चाहिए तो मैं बख्त लिखूँगा तो वो 10 वैल्यू रिटर्न करेगा। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो रहा होगा कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ताकि हम खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक वर्ड को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं और उस वर्ड को फिर हम कहते हैं कि ये वर्ड क्या बन गया है? ये वर्ड मैक्रो बन गया है। बात को जल्दी से छोटा सा करके समरी करके बता देता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की निशानी क्या है कि सबसे पहले हैश लिखा जाएगा। फिर ये दो तरह के होते हैं, इंक्लूड एंड डिफाइन। इंक्लूड के अंदर हमने टाइप्स क्या डिस्कस की कि इनको लिखने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे या डबल कोट्स में लिखेंगे। डबल कोट्स में हम उन्हें लिखेंगे ज़्यादातर जो हमने खुद क्रिएट करनी है हेडर फाइल, जो कि हमारे लेवल पे नहीं होने वाला, बड़े लेवल पे होता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर डबल कोट्स में लिखी है हेडर फाइल तो ये उसने लाजमन जालिम पर्सन ने खुद क्रिएट की हुई है। इतना लाइक है वो कि उसने हेडर फाइल्स में सेव की हुई है। नंबर 2, अगर ये उसी लोकेशन पे है जिस लोकेशन पे ये वाली फाइल्स इंक्लूड फोल्डर में सेव हैं तभी ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। नंबर 2, हमने जब एंगल ब्रैकेट्स में लिखा तो इसकी भी दो टाइप्स आई, एक आई .h और एक आई विदाउट .h। .h वाली वो फाइल्स हैं जिनको फाइल्स कहेंगे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स, यानी कि वो .h यानी कि जो फाइल्स हैं उनके साथ आएगा .h, और जो फाइल्स नहीं हैं, नेम स्पेसिस हैं, उनके साथ .h नहीं आएगा। बस ये कंसेप्चुअल है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही पता होना काफ़ी है। लिटरली इतना इनफ है कि अगर आपको इतनी बातें ही पता हैं तो समझ लें आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पूरा ही नॉलेज आ गया। ओके, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड की ये चीज़ें हैं। और डिफाइन के अंदर क्या है कि हम मैक्रोज क्रिएट करते हैं। मैक्रोज क्या होते हैं कि हम किसी वर्ड को, किसी भी अल्फ़ाबेट के पूरे कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को एक वर्ड बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो अब हमें फ़ायदा क्या है कि उस मैक्रो को हम सिंग लैंग्वेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर नीड। आई होप कि ये लेक्चर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा और दूसरों की हेल्प ज़रूर कीजिए। मैं भी आई होप कि आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इनको समझने में। जहाँ से कन्फ्यूजन हो किसी भी लेक्चर में, किसी भी वीडियो में, वीडियो को दोबारा पीछे करके ज़रूर देखें। आई एश्योर यू आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग पे सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आती हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं टीचर क्या बोली जा रहा है। क्लास में भी ऐसा ही होता है, वीडियोज़ में भी ऐसा ही हो रहा होगा। आई नो दैट फीलिंग, क्योंकि मेरे साथ भी स्टार्टिंग पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी होती थी। बट इट्स ओके, सबके साथ होता है। जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। इट्स नॉट अ बिग डील। आपने बस ये करना है कि उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, नोट्स बनाने हैं, खुद से समझने की पूरी कोशिश करनी है, पूरा दिमाग लगाना है और पूरी मेहनत से करना है। इंशाल्लाह झटपट सब कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।